बच्चों लोग, आज की क्लास हम लोग मोल कॉन्सेप्ट टॉपिक को हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, यानी हमारा चैप्टर जो पहला चैप्टर स्टार्ट होगा मोल कॉन्सेप्ट। तो मोल कॉन्सेप्ट पढ़ने से पहले आपको इस बात को रियलाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि मोल कॉन्सेप्ट जो चैप्टर है उसमें हम लोग सिंपल मैथमेटिक्स यूज करने वाले हैं। मतलब चैप्टर केमिस्ट्री का नहीं, मेरे अकॉर्डिंग है ये सिंपली आपका कैलकुलेशन का चैप्टर है। ठीक है, इसमें आपका क्लास 8-9 का जो कॉन्सेप्ट आप सीखे हो, यूनिटरी मेथड, मैथ्स आप लोग सीखोगे यूनिटरी मेथड, तो बस इसी का हमको एप्लीकेशन करना है। यानी कोई केमिस्ट्री का चैप्टर नहीं है, ये सिंपल मैथमेटिक्स का चैप्टर है, दिमाग में फील रखना है। और मैथमेटिक्स भी सिंपल, क्लास 7-8-9 का जो मैथ्स है वो इसमें सिंपल काउंटिंग हम करने वाले हैं। ठीक है, तो हमसे अगर पूछा जाए कि मोल कॉन्सेप्ट है बेसिकली है क्या, तो मोल कॉन्सेप्ट बेसिकली काउंटिंग है। ठीक है, तो चीज़ों को आपको काउंट करना आना चाहिए। मोल कॉन्सेप्ट कुछ नहीं है, बेसिकली है मेथड ऑफ काउंटिंग। मेथड ऑफ काउंटिंग जो कि आप ऑलरेडी पहले से जानते हो। ठीक है, बस इसमें कुछ नया टर्म्स रहेगा। ठीक है, तो उस टर्म से हमको यूज टू होना है। बाकी हमको हर क्वेश्चन में क्या होगा, सिर्फ काउंटिंग सीखना है कि चीज़ को काउंट कैसे करता है। तो काउंटिंग का जो तरीका आपको पहले से आप लोग सीखे हो, तो उसमें कुछ नया चीज आपको ऐड नहीं करना है। बस आपको टर्म्स जानना है कि यहाँ पे टर्म्स का मतलब क्या होता है। और जो आप लोग सीखे हो मैथ्स का जो काउंटिंग सीखे हो, बस उस प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग को अप्लाई कर देना है। ठीक है, तो मोल कॉन्सेप्ट पूरा चैप्टर जो है काउंटिंग पे बेस्ड है। जितना अच्छे से आप काउंटिंग कर सकते हो उतना आपका स्ट्रांग होगा मोल कॉन्सेप्ट। ठीक है, इसको केमिस्ट्री से कोई मतलब नहीं है। इस चैप्टर को केमिस्ट्री से कोई मतलब नहीं है कि केमिस्ट्री का इसमें कोई एप्लीकेशन भी नहीं है। ठीक है, आपको बस टर्म समझना है। कुछ एटम जानेंगे, कुछ मॉलिक्यूल्स के बारे में जानेंगे। ठीक है, कुछ नया टर्म सीखेंगे, बट अल्टीमेटली इस चैप्टर का मोटो क्या है, काउंटिंग। ठीक है, अब ध्यान देना, तो मोल कॉन्सेप्ट में ध्यान देना, एक टर्म होता मोल। ठीक है, एक टर्म होता मोल। ठीक, तो मोल का मतलब क्या होता है, तो मोल एक नंबर है। ठीक है, यहाँ पे लिखा भी हुआ है मोल क्या है, तो मोल इज ए नंबर। मोल इज ए नंबर लाइक डजन, लाइक डजन। जिससे डजन का मतलब क्या होता है, तो डजन एक नंबर को रिप्रेजेंट करता है जिसको हम बोलते हैं 12। ठीक है, तो डजन एक नंबर को बताता है, उसको बोलते हैं, उस नंबर का वैल्यू क्या होता है, 12। ठीक है, तो डजन का जो नंबर होता है क्या होता है, 12 होता है। ठीक है, डजन नंबर के लिए मान लेते हैं हम एक सिंबल कैपिटल डी। तो कैपिटल डी बेसिकली डजन का जो नंबर है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम यूज कर रहे हैं। ठीक है, सिमिलरली मोल भी एक नंबर को रिप्रेजेंट करता है, उसका वैल्यू होता है 6.022 इंटू 10⁻23। तो मोल भी एक नंबर को रिप्रेजेंट करता है, उसका वैल्यू होता है 6.022 इंटू 10⁻23। ठीक है, अब मोल का जो नंबर होता है उसको हम बोलते हैं मोलर नंबर। क्या बोलेंगे, मोलर नंबर। जिस तरह से डजन एक नंबर को रिप्रेजेंट करता है तो उसको हम बोलते हैं डजन नंबर, उसका वैल्यू होता है 12। सिमिलरली मोल भी एक नंबर रिप्रेजेंट करता है, उसका वैल्यू होता है 6.022 इंटू 10⁻23। और मोल के नंबर को बोलते हैं हम लोग मोलर नंबर। क्या बोलेंगे, मोलर नंबर। ठीक है, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए, यानी मोलर नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम सिंबल यूज करते हैं कैपिटल एन में सफिक्स स्मॉल, सफिक्स में ए लगाते हैं, एन ए। इसको बोला गया है अवोगाड्रो नंबर। क्या बोला गया है, अवोगाड्रो नंबर। ठीक है, तो मोलर नंबर दिख रहा है आपको, 6.022 होता है। इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम लिखते हैं एन ए, या इसको हम बोलते हैं अवोगाड्रो नंबर। ठीक है, जिस तरह से 1 डजन का मतलब 12 होता है, सिमिलरली अगर हम 1 मोल कहीं लिखेंगे तो 1 मोल का मतलब होगा इतना। बताओ ना, जिस तरह से डजन का कोई यूनिट नहीं होता ना, जैसे बोलेंगे डजन पेन मतलब 12 पेन, तो जिसके पास हम डजन लगा देंगे उसका मतलब 12 हो जाएगा। अगर बोलेंगे डजन कैमरा मतलब 12 कैमरा। ठीक है, तो मतलब डजन बस एक नंबर बता रहा है, जिसके आगे इसको लगाओगे वो उसका नंबर बता देगा। ठीक है, डजन लैपटॉप मतलब 12 लैपटॉप। सिमिलरली मोल भी एक यूनिटलेस क्वांटिटी होता है, मोल बस एक नंबर को बताता है,
जिसके आगे लगा दोगे उसका मोल, उसका नंबर बताएगा। जैसे बोलेंगे 1 मोल पेन, तो 1 मोल पेन का मतलब क्या होगा, 6.022 इंटू 1023 पेन आपके पास है, ठीक है। तो 1 मोल का कोई यूनिट नहीं होता, 1 मोल सिंपल एक नंबर रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। 1 मोल का कोई भी यूनिट नहीं होता है, ठीक। तो 1 मोल एक वैल्यू बताता है 6.022 इंटू 1023, ठीक है। ये ध्यान देना आप लोगों को, ठीक है। तो ये रहेगा मोल और डजन का लिंकेज, आपको समझा रहे थे। सिंपली ध्यान देना, अगर हम बोलते हैं डजन वेट, डजन वेट का मतलब क्या होता है, तो डजन वेट का मतलब होता है 12 का वेट। किसका वेट, जिसके आगे लगा दोगे। बोलेंगे डजन वेट ऑफ बनाना क्या है, तो मतलब इसका मतलब कि 12 बनाना का वेट हमको बताना है, ठीक है। डजन वेट ऑफ लैपटॉप का मतलब क्या होगा, तो 12 लैपटॉप का वेट को आपको बताना है, ठीक है। तो डजन वेट का मतलब होता है 12 का वेट, ठीक है। वेट ऑफ 12, किसका 12, तो जिसके आगे तुम लगा दोगे उसका 12, ठीक है। तो 12 नंबर किसका होगा, जिसके आप आगे आप लगा दो। पेन होगा, बनाना हो सकता है, लैपटॉप हो सकता है, ठीक है, ग्लास हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। जिसके आगे लगा दो उसका 12 हमको वेट को, उसके 12 के मास को हम बोलेंगे डजन मास या डजन वेट बोलते हैं, ठीक है। सिमिलरली एक टर्म होता है मोलर वेट। तो मोलर वेट का मतलब क्या होता है, तो ध्यान देना, मोलर वेट का मतलब होगा 1 मोल का वेट, वेट ऑफ 1 मोल। और 1 मोल क्या है, तो 1 मोल का मतलब एक नंबर होता है, यानी 6.022 इंटू 1023 इंटिटी का वेट को बोलते हैं मोलर वेट, ठीक है। यानी जिसका भी हमको मोलर वेट निकालना उसका 6.022 इंटू 1023 पार्टिकल्स को हम क्लब करेंगे, उसका वेट निकालेंगे और वो हो जाएगा उसका मोलर वेट, वो हो जाएगा उसका मोलर वेट। और हमसे पूछा जाएगा कि मोलर वेट ऑफ पेन क्या होगा, तो हम क्या करेंगे, 6.022 इंटू 1023 पेन्स को जमा करेंगे, उसका वेट निकालेंगे और उसका जो वेट निकलेगा वही हो जाएगा मोलर वेट ऑफ पेन, वही हो जाएगा मोलर वेट ऑफ पेन हो जाएगा, ठीक है। तो आपको होपफुली समझ में आ चुका है कि मोल किसको बोलते हैं, मोल और वेट किसको बोलते हैं, ठीक है। हम इसको समझाने के लिए आपके सामने हम इसको लिंक कर दिए हैं डजन से, ठीक है। डजन आप रियल लाइफ में यूज करते हो, तो डजन से लिंक करना मेरे लिए आसान था, इसलिए हम क्या कि सारी चीज़ को डजन से लिंक कर दे रहा है, ठीक है। तो जितना सिंपल डजन है उतना ही सिंपल मोल है, आपको ये सोच के चलना है, मतलब मोल कोई डिफरेंशिएट नहीं है। जितना सिंपल डजन होता है उतना ही सिंपल क्या होगा आपके लिए, मोल होगा, ठीक है। तो इसमें कुछ नया चीज नहीं है, ये चीज ध्यान देना आप लोगों को, ठीक है। ध्यान समझना है। तो पॉइंट आता है कि इस पूरे चैप्टर में हमको सीखना है कि मोल कैसे पता करता है, ठीक है। तो पहला तो काम होगा पूरे चैप्टर हमको पता करना होगा, इस पूरे चैप्टर में अपना फोकस क्या होता है, हाउ टू फाइंड मोल, ठीक है। हाउ टू फाइंड मोल, पूरे चैप्टर में हमको मोल ही पता करने आना चाहिए। तो डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन में हम मोल कैसे पता करते हैं, ठीक। तो ध्यान दो, तो पहला सिचुएशन होता है आपके पास, पहला सिचुएशन होता है कि अगर मान लेते हैं कि आपको कोई नंबर दिया हो, तो देखो ध्यान से, इसको मैं लिंक कर रहा हूँ आपके रियल लाइफ से। अगर मान लेते हैं आपको एक कोई नंबर दिया हुआ है, आपको बोलेगा डजन पता करो, ठीक है। जैसे बोलेंगे 48 दिया हुआ है, इसमें कितना डजन होगा, डजन पता करना है, ठीक है। जब भी कोई नंबर दिया रहता है आपको डजन पता करना, तो आप क्या करते हो, उस नंबर को डिवाइड करते हो 12 से। तो डजन पता करना तो क्या करेंगे, 48 को डिवाइड करेंगे 12 से, तो आंसर आ जाएगा 4। यानी 48 जो नंबर है वो 12 डजन के इक्विवेलेंट होता है, ठीक है। यानी हम क्या बोलना चाह रहे हैं कि जब भी आपको नंबर दिया रहता है और आपको डजन पता करना होता है, तो आप क्या करते हो, उस नंबर को डिवाइड करते हो डजन वाले नंबर से, ठीक है। डजन वाला नंबर बोलने का मतलब क्या है यहाँ पे, डजन वाला नंबर बोलने का मतलब ये है कि 12, ठीक है। डजन मतलब क्या होता है, 12 होता है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं डजन नंबर, इन डजन वाला नंबर, ठीक है। जब भी डजन अगर हम बोलते हैं तो आपको क्या दिखता है, ठीक है। तो आपको डजन का मतलब होता है 12, क्या होता है 12, ठीक। तो डजन वाला नंबर मतलब क्या होगा, हमको 12 से डिवाइड करना है, ठीक।
तो फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ कि जब भी आपको नंबर दिया रहेगा, आपको डजन पता करना होगा, तो आप क्या करोगे, इस डजन, उस नंबर को डिवाइड करोगे 12 से, यानी डजन वाले नंबर से उसको डिवाइड करना है। ठीक है, तो आपका डजन निकल के आ जाएगा। ठीक है, यही काम होता है मोल में, अगर आपको कोई नंबर दिया रहेगा और बोलेगा मोल पता करो, आपको बोलेगा मोल पता करो, कुछ नहीं करना है, और आपको नंबर दिया, आपको मोल पता करने बोलेगा, तो आप क्या करोगे, उस नंबर को डिवाइड करोगे मोलर नंबर से। ठीक है, मोलर नंबर का मतलब क्या होता है, एक मोल का नंबर। मोलर नंबर का मतलब क्या होता है जी, इसका मतलब होता है Na, इसका वैल्यू क्या होता है, इसका वैल्यू होता है 6.022 इंटू 10⁻23। तो जब भी आपको नंबर दिया रहेगा, और आपको मोल निकालना होगा, तो उस नंबर को डिवाइड करेंगे एवोगाड्रो नंबर से। ठीक है, तो मेरे को मोल मिल जाएगा। ठीक, कभी कभी क्या होता है, आपको मोल दिया रहेगा, यानी आपको मोल दिया रहेगा। ठीक है, मोल के लिए हम सिंबल यूज करते हैं स्मॉल एन जैसा सिंबल होता है। तो कभी कभी को मोल दिया रहेगा, आपसे पूछेगा नंबर पूछेगा, तो कुछ नहीं करना है, मोल को मल्टीप्लाई कर देना एवोगाड्रो नंबर से, तो आपको नंबर मिल जाएगा। यानी अगर नंबर दिया रहेगा और मोल पता करने बोला तो क्या करोगे, नंबर को डिवाइड करोगे एवोगाड्रो नंबर से। ठीक, और अगर आपको मोल दिया रहेगा और आपसे नंबर पूछा तो क्या करोगे, आप मोल को मल्टीप्लाई करना एवोगाड्रो नंबर से। ठीक है, ये काम करना है आप लोगों को। तो बच्चों लोग, आप लोग को नंबर अगर दिया रहेगा तो मोल पता करना आप लोग को आ चुका है। यहाँ पे कुछ नंबर दिया हुआ है, आपको मोल पता करना है। तो यहाँ पे 8 क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करो फास्ट। ठीक है, जल्दी से फास्ट सॉल्व करेंगे। तो आप लोग ये सारा क्वेश्चन कवर कर चुके हो। ठीक है, इसमें सिंपली क्या करना था, हर क्वेश्चन में यानी हर नंबर को डिवाइड कर देना था एवोगाड्रो नंबर से। ठीक है, इस नंबर का वैल्यू कितना था, 6.022 इंटू 10⁻23। बस इतना ही काम करना था, इतना आपको मोल मिल जाएगा। तो सारे के आंसर में आप मोल वर्ड का यूज कर देना। जैसे पहले क्वेश्चन में आपका वैल्यू हो जाएगा 1 मोल। ठीक है, तो यही काम आपको सब करना है। क्वेश्चन नंबर लास्ट जो 8 है उसमें 1 है, तो 1 को डिवाइड कर देंगे 6.022 इंटू 10⁻23 से, इतना मोल हो जाएगा। यानी जो 1 नंबर है वो इतने मोल के इक्विवेलेंट होता है, इतने मोल के इक्विवेलेंट होगा। ठीक है, जो सेकंड क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है, आपको नंबर पता करना है। आपको मूल दिया हुआ है, आपको नंबर पता करना है। तो सिंपली है, जब आपको मूल दिया रहता है, आपको नंबर पता करना होगा, तो आप क्या करोगे, मूल वाले वैल्यू को मल्टीप्लाई करोगे एवोगाड्रो नंबर से। ठीक है, तो यार n इक्वल टू क्या होगा, 1 इंटू एवोगाड्रो नंबर, और एवोगाड्रो नंबर का वैल्यू क्या होता है, तो वैल्यू होता है 6.022 इंटू 10⁻23। तो ये नंबर जो होगा इतना हो जाएगा। पहला क्वेश्चन का आंसर ऐसा हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली हम लास्ट क्वेश्चन का बात कर रहे हैं। तो लास्ट क्वेश्चन में मोल का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 10⁻7 डिवाइडेड बाई 6.022। इसको मल्टीप्लाई किससे करना पड़ेगा, 6.022 इंटू 10⁻23 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ होगा क्या, तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, और 10⁻⁻7 है और 10⁻23 है, तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, ये 10⁻16 हो जाएगा। यानी जो क्वेश्चन नंबर 6 है उसका जो नंबर
इक्वलेंट होगा 10⁻6 के, ठीक है, 10⁻6 के इक्वलेंट होगा, सॉरी 6 नहीं 16, 10⁻16, ठीक है। तीसरे से आप नंबर निकाल सकते हो। तो अगर मोल दिया रहेगा तो नंबर निकालने के लिए क्या करते हैं, मोल को मल्टीप्लाई कर देंगे एवोगाड्रो नंबर से, ठीक है। अब ध्यान देना, आगे बढ़ने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जब भी हम कोई एलिमेंट चूज करते हैं ना, तो ध्यान देना, जब भी कोई एलिमेंट का सिंबल हम लिखते हैं, ठीक है, तो एलिमेंट का सिंबल मान लेते हैं कि बी है, मान लेते हैं कि बी इज ए एलिमेंट, ठीक है। तो बी का नीचे होता है जेड, ऊपर होता है ए, ठीक। तो जेड को बोला गया है, जेड को बोला गया है एटॉमिक नंबर, क्या बोला गया है, जेड को बोला गया है एटॉमिक नंबर, और जो ए है, ए को बोला गया मास नंबर, ठीक है, ए को बोला गया है मास नंबर। अब जेड का मतलब क्या होता है, तो एटॉमिक नंबर का मतलब होता है इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन, यानी जेड रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ प्रोटॉन को, ठीक है। और आपको पता है कि एटम न्यूट्रल होता है, ठीक है। तो इफ एटम इज न्यूट्रल, तो न्यूट्रल एटम का मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि उसमें चार्ज बैलेंस है। चार्ज बैलेंस बनने का मतलब क्या है कि प्रोटॉन का नंबर और इलेक्ट्रॉन का नंबर क्या है, बराबर है। तो उस केस में हम लिख सकते हैं कि जेड है, जेड इक्वल टू हो जाएगा नंबर ऑफ प्रोटॉन, ठीक है, या फिर हो जाएगा इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। एक आप ऐसा लिखेंगे जब आपका एटम न्यूट्रल होता है, एटम जब न्यूट्रल होगा उस केस में ऐसा आप लिख सकते हो, ठीक है। आपको पता है कि एटम का जो फिगर होता है जाना ना, तो अगर आपको पता होगा स्ट्रक्चर ऑफ एटम, में ध्यान देना, एटम का छोटा सा न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, तो न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन होता है, ठीक। और इसके बाहर क्या होता है, सेल्स होता है, तो ऐसे बहुत सारा सेल पॉसिबल है। तो सेल्स में क्या होता है, सेल्स में इलेक्ट्रॉन्स होता है, क्या होता है, सेल्स में इलेक्ट्रॉन्स होता है, ठीक है। अब ध्यान देना, किसी भी एटम में न्यूट्रॉन प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, अंदर कंप्रेस रहता है, मतलब अंदर बंधा हुआ है छोटे से एरिया में, ठीक है। तो किसी भी एटम में अगर आप देखोगे तो न्यूट्रॉन प्रोटॉन को डिस्टर्ब करना पॉसिबल नहीं आपके लिए। किसी भी केमिकल रिएक्शन में न्यूट्रॉन प्रोटॉन यानी जो न्यूक्लियस है डिस्टर्ब नहीं होता है। तो, तो न्यूट्रॉन प्रोटॉन कहाँ होता है, तो ये होता है आपके न्यूक्लियस में, कहाँ होता है, न्यूक्लियस में, ठीक है। तो ध्यान देना कि हम किसी भी तरीके से एटम के न्यूक्लियस को डिस्टर्ब नहीं कर सकते हैं, ठीक है। सिंपली कभी भी केमिकल रिएक्शन का हम बात कर रहे हैं, तो केमिकल रिएक्शन में यानी ड्यूरिंग कोर्स ऑफ केमिकल रिएक्शन न्यूक्लियस कैन नॉट बी डिस्टर्ब, न्यूक्लियस को डिस्टर्ब नहीं कर सकते हो, ठीक है। सो मैं लिख रहा हूँ ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन न्यूक्लियस रिमेन इंटैक्ट, न्यूक्लियस रिमेन इंटैक्ट यानी उसको आप डिस्टर्ब नहीं कर सकते हो। इसका मतलब जो न्यूट्रॉन प्रोटॉन का नंबर है उसको आप चेंज नहीं कर सकते हो, दैट इज we cannot change
नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन, तो किसी केमिकल रिएक्शन में हमारा न्यूट्रॉन प्रोटॉन क्या होता है, चेंज नहीं हो सकता है। ठीक है, ये ध्यान देना आप। तो हम चेंज क्या सकते हैं, तो केमिकल रिएक्शन में बस चेंज होगा तो चेंज होगा इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो किसी भी एटम में हम इलेक्ट्रॉन को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक, ये ध्यान देना। तो वी कैन ओनली ऐड और रिमूव इलेक्ट्रॉन ठीक है, ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन। तो हम लोग सिर्फ क्या कर सकते हैं, हम सिर्फ इलेक्ट्रॉन को ऐड या रिमूव कर सकते हैं ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन। ठीक है, उदाहरण ना, जो आपका इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन इज जस्ट लाइक नेगेटिव नंबर। इलेक्ट्रॉन को आप नेगेटिव मान सकते हो। इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है, -1 होता है। जो प्रोटॉन होता है उसको पी से हम रिप्रेजेंट करते हैं, इसका चार्ज होता है +1। इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है -1। ठीक है, उसको -1 मानते हैं। तो प्रोटॉन के चार्ज को हम बोलते हैं +1, तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होगा, -1 होगा। ठीक, अब ध्यान देना, इलेक्ट्रॉन को ऐड करने से रिमूव करने से क्या होगा समझाने से। तो जब भी, तो आपके सामने मैं सिचुएशन दे रहा हूँ, हम लोग चलते हैं रियल नंबर लाइन पे। तो रियल नंबर लाइन आपके सामने लिख रहा हूँ, यहाँ पे एक 0 है, यहाँ 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है। ठीक है, और लेफ्ट साइड में क्या होता है, -1 होगा, -2 होगा, -3 होगा, -4 होगा, -5 होगा एंड सो ऑन। ठीक, अब ध्यान देना, अगर मान लेते हैं कि अभी आप 0 पे हो, यानी आप पोजीशन 0 पे है, और इसमें आप +1 ऐड कर रहे हो। ठीक है, तो +1 ऐड करोगे तो क्या होगा, या सुनो यहाँ से +1 नहीं बात करते हैं। ठीक है, एक्सक्यूज मी सर। बोलो बच्चा। सर आप पहले के 2 स्लाइड दिखा सकते हैं क्या फिर से? हाँ, मैं स्क्रीन में लिख नहीं पाई एक्चुअली। ठीक है, यस सर, इसके बाद वाला भी। ये हो गया आपका कंप्लीट। ठीक है, यस सर, यस सर, हो गया। ठीक है। थैंक यू सर। यस सर। तो हम लोग बात करते थे इलेक्ट्रॉन पे। तो ध्यान देना, हम लोग सिर्फ इलेक्ट्रॉन को ऐड, किसी भी एटम या किसी भी सिस्टम में बस हम इलेक्ट्रॉन के नंबर को चेंज कर सकते हैं। या तो हम इलेक्ट्रॉन को ऐड करेंगे, या तो हम क्या करेंगे, उसको रिमूव करेंगे। ठीक है, तो ध्यान देना, इसके एडिशन या रिमूवल से क्या इंपैक्ट पड़ता है सिस्टम के चार्ज पे, उसको समझने के लिए हम लोग चलते हैं मैथमेटिकल रियल नंबर लाइन पे। तो मान लेते हैं कि आपके पास सिर्फ नंबर है -1, यानी आपका जो कंट्रोल है, आप सिर्फ -1 को यूज कर सकते हो बस। ठीक है, यानी आपको हम सिर्फ दिए हैं कि -1 आपके पास है। ठीक, तो -1 का मतलब कि एक नेगेटिव नंबर आपके पास है। अब मैं आपको बोल रहा हूँ कि अभी आपका जो पोजीशन है वो 0 पे है, यानी आप अभी 0 पे खड़े हो, और मैं बोल रहा हूँ इसमें आप -1 को ऐड करोगे, तो आप मुझे बताओगे कि आपका मूवमेंट राइट साइड होगा कि लेफ्ट साइड होगा -1 का ऐड करने से। फटाफट रिस्पॉन्स करेंगे। -1 ऐड करने से कहाँ जाएंगे, लेफ्ट साइड या राइट साइड जाएंगे आप लोग? लेफ्ट से मूव करेंगे। यानी अगर हम बोल रहे हैं कि पाँच -1 को आप ऐड करोगे सिस्टम में, तो ऐड करने पे कहाँ जाएगा, सिस्टम मूव करेगा -5 पे। ठीक है, तो ठीक है, तो अगर हम बोल रहे हैं कि हम 0 से मूव किया -5 पे, यानी उसमें 5 -1 ऐड किया गया है। ठीक, सिमिलरली अगर आपको मैं बोलूँगा कि अभी आप
-2 पे हो, आपका पोजीशन -2 है, तो -2 पे अगर हम 2 -1 को ऐड करेंगे, 2 -1 को ऐड करेंगे तो कहाँ जाएंगे हम लोग? चलो -2 पे भी ऑलरेडी हम हैं, वहाँ पे हम ऐड कर रहे हैं 2 -1 को, कहाँ मूव करेंगे? -4 मूव करेंगे। यानी हम क्या बोलना चाह रहे हैं, जब भी नेगेटिव नंबर ऐड होता तो मूव करते तो वर्ड टुवर्ड्स लेफ्ट साइड, यानी आपका नंबर लाइन के में अब देखोगे तो मूवमेंट होता है टुवर्ड्स लेफ्ट साइड। तो जब भी आपका माइनस नेगेटिव जब भी ऐड होगा ना, तो नेगेटिव का एडिशन से हम मूव करते हैं टुवर्ड्स लेफ्ट साइड, याद रखना इस चीज को, ठीक है। सिमिलरली अगर आप -2 पे हो तो मूव कर जाओगे कहाँ पे? -4 मूव कर जाओगे, ठीक है। और अगर हम नेगेटिव को रिमूव करेंगे, नेगेटिव को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो अगर आप 0 पे हो, हम बोल रहे हैं कि आप माइनस कर रहे हो 4 -1 को, यानी आप रिमूव कर रहे हो 4 नेगेटिव को रिमूव कर रहे हो, ठीक है। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो रिमूव, जब भी आप 4 नेगेटिव को रिमूव करते हो ना, तो आपका मूवमेंट होगा हमेशा टुवर्ड्स राइट साइड, ये अच्छी याद रखना। तो नेगेटिव को जब भी आप रिमूव करोगे ना, तो आप मूव करो टुवर्ड्स राइट की तरफ मूव करते हो, यानी जब 0 पे हो और 4 नेगेटिव को रिमूव की हो तो आपका मूवमेंट, आपका जो पोजीशन है वो पोजीशन चला जाएगा +4 पे, ठीक है। मान लेते हैं कि आपका पोजीशन 2 पे है, ठीक है, और हम बोले 2 पे हम 2 नेगेटिव को रिमूव कर रहे हैं, तो 2 नेगेटिव को रिमूव करेंगे मतलब 2 हम आगे की तरफ मूव करेंगे, तो हम 4 के पास चले जाएंगे, ठीक है। और 2 पॉइंट पर अगर बोलते हैं कि हम ऐड कर रहे हैं 6 नेगेटिव को, 6 नेगेटिव को हम ऐड करेंगे, तो नेगेटिव ऐड करना मतलब कहाँ मूव करेंगे? टुवर्ड्स लेफ्ट साइड। और 6 नेगेटिव ऐड करना मतलब ये मूवमेंट कहाँ होगा? मूवमेंट होगा टुवर्ड्स -4, यानी आप -4 पहुंच जाओगे, ठीक है। तो जिस तरह से रियल नंबर लाइन पे हम माइनस को ऐड या सब्ट्रैक्ट करने का मतलब समझा दिया आपको। सिमिलरली क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन होता है, जस्ट लाइक नेगेटिव नंबर, इलेक्ट्रॉन इज जस्ट लाइक नेगेटिव नंबर, ठीक है। तो अगर आपका सिस्टम मान लेते हैं कि कोई एटम में न्यूट्रल है, इन एटम में कोई चार्ज नहीं है, इस एटम में अगर मान लेते हैं कि 3 इलेक्ट्रॉन आप ऐड करते हो, ठीक है, आप 3 इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे तो आप इस पर कितना चार्ज लाओगे? तो अभी 0 पे है, तो इस पर चार्ज आएगा -3। तो किसी -3 दिख रहा मतलब उसमें क्या है? 3 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, 3 इलेक्ट्रॉन में ऐड किया गया है, ठीक है। सिमिलरली इस एटम से अगर हम 4 इलेक्ट्रॉन अगर निकालेंगे, यानी 4 इलेक्ट्रॉन माइनस करेंगे, तो इलेक्ट्रॉन चूंकि नेगेटिव नंबर है तो 4 इलेक्ट्रॉन माइनस करने पे चार्ज क्या आएगा? इस पर +4 चार्ज आएगा। क्या चार्ज आएगा? +4 चार्ज आएगा। यानी प्लस चार्ज आ रहा मतलब क्या है? सिस्टम से इलेक्ट्रॉन हम निकाले हैं, ठीक है। अब मान लेते हैं कि -3 है, और -3 से हम फर्दर क्या कर रहे हैं? इसको भेज रहे हैं -1 पे। अब बताओगे इस प्रोसेस में -3 से -1 पे जाने पे इलेक्ट्रॉन निकाला गया है कि ऐड किया गया है? यानी इलेक्ट्रॉन रिमूवल हुआ है कि एडिशन हुआ है? मुझे कंफर्म करना है इस पे क्या हुआ है। चलो, निकाला गया है। हाँ, तो इलेक्ट्रॉन रिमूवल किया है, क्योंकि आप मूव कहाँ कर रहे हो? -3 से +1, -1, यानी मूवमेंट हो रहा है टुवर्ड्स राइट। तो आपको मैं क्या समझाया हुआ कि जब भी राइट के साइड राइट आपका मूवमेंट होगा तो इलेक्ट्रॉन क्या होता है? नेगेटिव नंबर को हम निकाले हैं, रिमूवल हुआ है कितने का? तो 2 इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया गया है, ठीक है। सिमिलरली अगर आपके पास प्लस, आप A+4 पे हो और आप A+6 चले गए, और एक सिचुएशन में A+3 चलेगा, या A+1 मान लेते हैं, ठीक है। तो इस केस में A+4 से A+1 में आप 3 इलेक्ट्रॉन को ऐड किए हो, क्योंकि आपका मूवमेंट क्या हो रहा है? +4 से +1 मूवमेंट हो रहा है लेफ्ट साइड में। तो लेफ्ट साइड मूवमेंट का मतलब होता है नेगेटिव नंबर ऐड किया गया है। तो इलेक्ट्रॉन जस्ट एक लाइक नेगेटिव नंबर होता है, तो यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन को ऐड किया गया है, ठीक है। और यहाँ पे A+4 है और यहाँ A+6 है। इसका मतलब क्या होगा? इस प्रोसेस में आप मूव कहाँ किए हो? टुवर्ड्स राइट मूव किए हो, मतलब क्या होगा इसमें? आप -2 इलेक्ट्रॉन, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन आप निकाले हो, ठीक है। इस कॉन्सेप्ट में कुछ समझने को दिक्कत आप लोगों को किसी को भी?
आशी, कविता, कोई दिक्कत है बच्चा आप लोग को? नो सर। नहीं, ठीक है। तो अगर इतना क्लियर आपको, तो क्वेश्चन आप लोगों को फिल करना है। एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ आपके लिए। ए गया +5 स्टेट में, यहाँ से ए गया +8 स्टेट में, -3 गया है, -8 है, A+2 गया है, हर एरो पे इलेक्ट्रॉन ऐड और सब्ट्रैक्शन कितना हो मुझे बताना आपको। जितना भी यहाँ पे एरो रिप्रेजेंट किया हुआ है, सारे एरो पे बताओगे कि कितना इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ है या तो सब्ट्रैक्ट हुआ है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन added or removed during each process. तो यहाँ से जो पहला प्रोसेस है ना, 0 स्टेट से +5 स्टेट्स का, देखो ए बस ए लिखा हो मतलब 4 जीरो है, यहाँ पे 4 जीरो है। ठीक है, इसको 0 बोल सकते हो। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन निकाला गया है, रिमूव किया गया है। तो माइनस का मतलब इलेक्ट्रॉन रिमूवल हुआ है। A+5 से A+8 में भी क्या होगा, 3 इलेक्ट्रॉन का रिमूवल होगा, 3 इलेक्ट्रॉन को निकाला गया है। ठीक है, A+8 से +3 आने में अब 5 इलेक्ट्रॉन उसमें ऐड किए होंगे, तो 5 इलेक्ट्रॉन को उसमें एडिशन होगा। +3 से -5 आने में आपका 8 इलेक्ट्रॉन ऐड होगा। -5 से +2 जाने में आपका 7 इलेक्ट्रॉन क्या होगा, रिमूवल होगा। 7 इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, रिमूवल होगा। ठीक है, A+2 से A-8 आने में अब 10 इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे। ठीक है, सिमिलरली A0 से A+3 आने में आप 3 इलेक्ट्रॉन को ऐड करोगे। A-3 से A-8 आने में अब 5 इलेक्ट्रॉन को आप ऐड करोगे। ठीक है, और A-3 से A+2 आने में आप 5 इलेक्ट्रॉन को क्या करोगे, रिमूव करोगे। तो ये सारा आपका कहाँ पे एडिशन है, कहाँ पे रिमूवल, आपको समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, तो ये रहेगा अपना कॉन्सेप्ट। अब ध्यान देना, ये आपको ये समझाया क्यों जा रहा है, क्योंकि अभी हमको सीखना है कि किस एलिमेंट में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, कितना प्रोटॉन होगा और कितना न्यूट्रॉन होगा। ठीक, हम लोग वापस आते हैं, ध्यान देना। तो आपको बोला क्या जा रहा था कि किसी भी सिंबल में ऊपर जो होता है उसको ए से हम रिप्रेजेंट करते हैं, ये होता है मास नंबर। ठीक है, और नीचे वाले को जो बोलते हैं जेड, मतलब इसको बोलते हैं एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन। और अगर एटम न्यूट्रल होगा तो चूंकि प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन बराबर होता है, तो उसके से हम बोल सकते हैं कि जेड इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन या फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। कब ऐसा होगा, जब एटम होगा न्यूट्रल। ठीक है, बात करते हैं ए, मास नंबर। तो मास नंबर का मतलब क्या होता है, ध्यान देना। मास नंबर का मतलब होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ठीक है, अब ध्यान देना। तो कभी कभी क्या होता है, हमसे पूछता है कि किसी सिस्टम का इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन कितना हमको पता करना होता है। तो फॉर एग्जांपल मान लेते हैं आपके सामने
क्वेश्चन दे रहा है आपके सामने हम, कि हमको बोला गया फाइंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन ऑफ फॉस्फोरस। अब फॉस्फोरस का वैल्यू आपको दिया हुआ है, उसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 15 होता है, मास नंबर कितना होता है 31 होता है, आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो इसको यूज करें तो क्या होगा, इसमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का वैल्यू सेम होगा, कितना होगा 15 के बराबर होगा। मास नंबर जो ए है, ए इक्वल टू क्या होगा, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का सम होगा, और ये इक्वल टू 31 है, क्योंकि हम प्रोटॉन निकाल चुके हैं कितना 15 निकाल चुके हैं, तो न्यूट्रॉन निकल जाएगा इससे। अब क्या करना, मास नंबर से आप प्रोटॉन के नंबर को माइनस कर दो, तो क्या हो जाएगा 31 माइनस 15, तो क्या हो जाएगा इक्वल टू 16, यानी न्यूट्रॉन का नंबर हो जाएगा 16। ठीक है, तो इससे से आप निकालते हो। सिमिलरली तो इस पे बेस्ट कुछ क्वेश्चन है जो को सॉल्व करना है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है जो को सॉल्व करना है। इसमें पता क्या करना है आपको, आपको सब में टोटल इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन पता करना है। ठीक है, कहीं कहीं आपको प्रॉब्लम होगा उसके मास नंबर से या फिर उसके एटॉमिक नंबर में, तो वहाँ आप में से पूछ लेना कि जहाँ को प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है, तो मैं आपको बता दे रहा हूँ, एक लेड है, ठीक है, लेड का अगर कोई चेक कर लें, लेड अगर याद नहीं है तो मुझे पूछ लेना आप। ठीक है, और एक है गोल्ड। ठीक है, बाकी किसी में इश्यू हो तो मुझे पूछ लेना आप लोग। ठीक है, तो इन दो को लास्ट में लोग सॉल्व करेंगे, बाकी को फास्ट सॉल्व करो, यानी बाकी हर केस में आप न्यूट्रॉन प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन को पता करेंगे। ठीक है, तो जितना भी यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स लिखा हुआ है, कुछ मॉलिक्यूल्स लिखा हुआ है, कुछ आयंस लिखा हुआ है, तो सारे का आप इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन पता करोगे। ठीक है, जल्दी से फास्ट। आप लेड और गोल्ड को छोड़ देना। ठीक है, इसको लास्ट में सॉल्व करेंगे, बाकी आप सॉल्व करो। जिसको जहाँ भी डाउट होता है क्वेश्चन नंबर मुझे भेज देना, मैं उसको सॉल्व कर दूंगा। ठीक है, या किसी को अगर पैरामीटर्स याद नहीं है, यानी उसका एटॉमिक नंबर याद नहीं है या मास नंबर याद नहीं है, तो मुझसे आप पूछ सकते हो। जो लास्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है ना 11-12 में लिखा हुआ है, ये 3 ऑक्सीजन एटम है, 3O एटम, 3O मतलब 3 ऑक्सीजन एटम के बारे में पूछ रहा है। यहाँ 5 सल्फर मतलब यहाँ 5 सल्फर के बारे में पूछ रहा है आपसे। ठीक है, 5 सल्फर के बारे में पूछ रहा है आपसे। ठीक है, सॉल्व करो फास्ट। तो चलो आप लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो ध्यान देना, मैं सॉल्व कर दे रहा हूँ इस क्वेश्चन को। ठीक है, गोल्ड और लेड के बारे में मैं बता दे रहा हूँ आपको। लेड का जो एटॉमिक नंबर है, ध्यान देना, लेड का एटॉमिक नंबर होगा 82 और मास नंबर होगा 207। इसको आप यूज कर लेना। गोल्ड के बारे में इन्फॉर्मेशन मैं बता दे रहा हूँ आपको। गोल्ड का सिंबल होता है AU, एटॉमिक नंबर होता है 79 और मास नंबर होगा इसका 197। अब इसका यूज करके आप निकाल सकते हो। ठीक है, कुछ लोग को और पोटेशियम में प्रॉब्लम होगा तो पोटेशियम का ध्यान देना। पोटेशियम का एटॉमिक नंबर होता है 19 और मास नंबर होता है 39। ठीक है, और ध्यान देना, मैं सॉल्व कर रहा हूँ 6 नंबर एक आयन है, तो P-3 आयन है, तो P-3 आयन का वैल्यू क्या होगा ध्यान देना। तो यार -3 मतलब उसमें इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, तो -3 थोड़ी देर के लिए आप -3 को भूल जाओ, इसका जेड
इसका प्रोटॉन क्या होगा, तो इसका जेड होता है 15, तो फॉस्फोरस का 15 होता है एटॉमिक नंबर, मास नंबर तो 31, इसका मतलब प्रोटॉन 15 हो जाएगा, ठीक है, और न्यूट्रॉन हो जाएगा 16। बात करते हैं इलेक्ट्रॉन पे, तो अगर एटम न्यूट्रल होता तो 15 होता, बट इसमें चार्ज नेगेटिव है, कितना नेगेटिव है, 3 नेगेटिव है, तो इसमें 3 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आया होगा, तो प्रोटॉन का नंबर 15 है, तो इलेक्ट्रॉन को भी 15 होना चाहिए था, बट इसमें 3 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आएगा, इसका मतलब क्या होगा, इसका आंसर होगा इलेक्ट्रॉन का 18, ये हो जाएगा p-3 का वैल्यू, ठीक है। अब आते हैं CO2। CO2 यार मॉलिक्यूल है, तो ध्यान रखना CO2 कैसे निकालते हैं आपके सामने हम। तो CO2 बना किससे है, तो CO2 में एक कार्बन है और 2 ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन है। अब कार्बन के अंदर क्या होता है, कार्बन का 6 and 12 होता है, एंड ऑक्सीजन का क्या होता है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8 और मास नंबर होता है 16, ठीक है। तो अगर देखे हुआ तो एक कार्बन में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन कितना होता है, तो ये 6 होता है, 6 होगा, 6 होगा, ठीक है। और आपका जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन में क्या होगा, तो ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का नंबर होता है 888 होता है, 888 होगा, लेकिन चूंकि ऑक्सीजन का नंबर 2 है, इस पूरे को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी अल्टीमेटली 2 ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉन 16 होगा, प्रोटॉन 16 होगा, न्यूट्रॉन 16 होगा, ठीक। और कार्बन में क्या होगा, 6 होगा। अब सारे को आप ऐड कर दे, ठीक है, तो नेट नेट जो इलेक्ट्रॉन होगा, नेट प्रोटॉन होगा, नेट न्यूट्रॉन होगा, कितना होगा, 22 22 22, ये हो जाएगा CO2 का, ये हो जाएगा CO2 का, ठीक। और अब अगर हम बात कर रहे हैं C6H12O6 का क्या होगा, यानी ग्लूकोज में कितना होगा, तो ध्यान देना, मैं ग्लूकोज का निकल के दिखाता हूँ आपको। C6H12O6, अब ध्यान देना, ग्लूकोज का एक पार्टिकल में कार्बन कितना होगा, तो कार्बन का नंबर 6 होगा, हाइड्रोजन का नंबर कितना होगा, तो 12 हाइड्रोजन होगा, और 6 ऑक्सीजन होगा। आपको पता है कि एक कार्बन में इलेक्ट्रॉन 6 होता है, प्रोटॉन 6 होता है, और न्यूट्रॉन 6 होता है, इन 6 होगा, तो 6 कार्बन है चूंकि इसमें, तो 6 कार्बन में क्या होगा, तो 6 से मल्टीप्लाई कर लेंगे हम लोग, ठीक है। हाइड्रोजन की बात करते हैं, तो हाइड्रोजन में ध्यान देना, हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन होता है, तो वो पता है कि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, मास नंबर 1 होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन 1 होगा, प्रोटॉन 1 होगा, न्यूट्रॉन क्या होगा, 0 होगा। तो आपको एक इलेक्ट्रॉन के बारे में, एक हाइड्रोजन एटम के बारे में पता है, इसमें हाइड्रोजन कितना है, 12 है, तो आप इसका वैल्यू को 12 से मल्टीप्लाई करो, ठीक। सिमिलरली 6 ऑक्सीजन है, तो आपको पता है कि एक ऑक्सीजन के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन कितना होता है, इसका वैल्यू कितना होगा, इसका वैल्यू होगा 8 क्योंकि जो ऑक्सीजन एटम है उसका एटॉमिक नंबर भी 8 होता है, और मास नंबर क्या होता है, 16 होता है। इसके थ्रू आप इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन निकाल सकते हो। अब चूंकि ऑक्सीजन का नंबर 6 है, तो 6 से मल्टीप्लाई कर दो इसको, तो अल्टीमेटली ध्यान देना, कार्बन का नेट इलेक्ट्रॉन 36, प्रोटॉन 36 और न्यूट्रॉन 36 हो जाएगा कार्बन का। हाइड्रोजन का जो नेट होगा 12 इलेक्ट्रॉन होगा, 12 प्रोटॉन होगा, 0 न्यूट्रॉन होगा। और ऑक्सीजन ध्यान देना, ऑक्सीजन में 48 एंड 48, ये हो जाएगा इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन। अब इस पूरे मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन को ऐड करना है, तो सारे को ऐड कर दे, तो अब नेट जो होगा इस सिस्टम में, नेट इलेक्ट्रॉन कितना है, नेट प्रोटॉन कितना है, नेट न्यूट्रॉन कितना है, तो नेट जो इलेक्ट्रॉन होगा वो हो जाएगा 96, नेट प्रोटॉन हो जाएगा 96, और इलेक्ट्रॉन में क्या है, इलेक्ट्रॉन में ध्यान देना, चूंकि इसमें हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉन तो है, सॉरी न्यूट्रॉन में ध्यान देना, हाइड्रोजन के जो 12 न्यूट्रॉन है तो 0 है, तो उसको हटा दे, तो ये हो जाएगा 84, ये हो जाएगा ग्लूकोज का इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का नंबर का वैल्यूज, ठीक है। बाकी आप लोग सब बन जाएगा बच्चे लोग, यहाँ तक कोई दिक्कत है आप लोग को, ऋषिता?
आशी? सर आप SO4 2 माइनस का बता सकते हैं? हाँ हाँ बता सकते हैं, जो भी डाउट है पूछ सकते हैं आप लोग। SO4 2 ध्यान देना। SO4 2 पहले वो ध्यान देना, पहले आपको पता होना चाहिए कि सल्फर का एटॉमिक नंबर याद है आपको ऋषिता? सल्फर का एटॉमिक नंबर कितना होता है बच्चा? सल्फर एटॉमिक नंबर होगा 16 और मास नंबर कितना होता है 32। ठीक है, इन ऑक्सीजन का ध्यान देना। तो ऑक्सीजन का ध्यान दोगे, ऑक्सीजन का जो एटॉमिक नंबर होता है 8 और मास नंबर होगा 16। ठीक है, तो इंडिविजुअल एटम का पता होना चाहिए आपको। अब ध्यान देना, SO4 - 2 बना किससे हुआ था? इसमें इस मॉलिक्यूल में एक सल्फर है और 4 ऑक्सीजन है। ठीक है, और साथ में दो नेगेटिव भी तो है, तो उस नेगेटिव को हम लोग बाद में ऐड करेंगे। आपको सिंपल पता है कि नेगेटिव का मतलब क्या, 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा ऐड करना है बस। ठीक है, तो जब अपन फाइनल आंसर निकालेंगे उसमें 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा ऐड कर देंगे, 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा ऐड कर देंगे। अब ध्यान देना, सल्फर का जो इलेक्ट्रॉन होगा, प्रोटॉन होगा और न्यूट्रॉन होगा, सब वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इस डाटा को देख लेंगे तो निकल जाए क्या जाएगा, इलेक्ट्रॉन कितना 16 है, प्रोटॉन भी 16 होगा, यानी 16 होगा, और न्यूट्रॉन का नंबर भी 16 होगा, 16। ठीक है, तो 16 हो गया। अगर ऑक्सीजन का बात करते हैं तो एक सिंगल ऑक्सीजन में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का नंबर कितना होगा, 8 होगा। लेकिन चूंकि इस सिस्टम में 4, ठीक है, 4 ओ एटम है, तो क्या करेंगे, अब 4 से मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 32 32 एंड 32। ठीक है, अब क्या करो, सिंपली आप इसमें दोनों को ऐड कर दो। तो अब सल्फेट का नेट इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन पता करना है। तो प्रोटॉन का नंबर कितना होगा जी, तो 16 + 32 कितना होगा, 48। न्यूट्रॉन भी 48 होगा। इलेक्ट्रॉन 48 होना चाहिए था, बट 48 के साथ अब 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा ऐड करोगे, जो नेगेटिव के कारण अब ऐड करोगे, तो इसका हो जाएगा वैल्यू कितना हो जाएगा, इसका वैल्यू 50 हो जाएगा। ठीक है, और कहीं डाउट है किसी बच्चों को तो पूछ सकते हैं। और कोई डाउट है बच्चा किसी को? यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी को? कविता बच्चा ठीक है? आशी? ठीक है, रिशिता समझ में आ गया था बच्चा? यस सर। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन लोग काउंट कर सीख गया। लेड का अब निकल जाएगा ना, लेड का वैल्यू आपको बता दिया था आप लोग को। लेड का वैल्यू मैं फिर से लिख दे रहा हूँ आपको। लेड का वैल्यू को याद होना चाहिए। लेड का एटॉमिक नंबर होता है 82, मास नंबर होता है 207। ठीक है, गोल्ड का जो वैल्यू होता है, गोल्ड का एटॉमिक नंबर होता है 79 और मास नंबर होता है 197। ठीक है, 197। ध्यान देना, कुछ आपको डाटा आपको याद रखना है, कुछ डेटा के बिना आप लोग को आगे बढ़ना मुश्किल होगा आप लोग के लिए। तो कुछ एलिमेंट का यहाँ पे ध्यान देना, कुछ एलिमेंट का लिस्ट दिया हुआ है। जैसे हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1 और मास नंबर होता है 1। एटम का मास का जो यूनिट होता है उसको हम यू बोलते हैं। एटम का मास का जो यूनिट होता है उसको यू बोला गया है। तो यू बेसिकली, यू का फुल फॉर्म होता है यूनिफाइड मास। यूनिफाइड मास पहले, मतलब यू के बदले हम लोग AMU यूज किया करते थे, मतलब यू के बदले हम लोग AMU यूज करते थे। ठीक है, तो AMU हम लोग पहले यूज करते थे, अब हम लोग सिंपल यू लिखते हैं। तो AMU का फुल फॉर्म था एटॉमिक मास यूनिट। AMU का फुल फॉर्म था
एटॉमिक मास यूनिट, इसको हम पहले यूज करते थे एटम के मास के लिए, अब इसको हटा दिया गया है। तो अब हम लोग सिंपली क्या लिखते हैं, स्मॉल यू लिखते हैं बस, ठीक है। और स्मॉल यू का मतलब फुल फॉर्म होता है यूनिफाइड मास। तो एटम का मास का मेजरमेंट का जो हम लोग यूनिट लेते हैं उसको यू में लिखा जाता है, ठीक है। सिंपली है, जैसे मान लेते हैं कि मान लो कि हम अगर हम सब्जी खरीदने के लिए जाएंगे, सब्जी खरीदने जाते हैं तो हम लोग केजी यूज करते हैं, ठीक है। गोल्ड खरीदने के लिए जाते हैं तो हम लोग क्या यूज करते हैं, ग्राम का यूज करते हैं, ठीक है। तो हम लोग बस यूनिट को चेंज कर रहे हैं, ठीक है। सिमिलरली अगर मान लेते हैं कि अगर हम किसी बड़े व्हीकल का मेजरमेंट करते हैं तो मेजरमेंट किस में करते हैं, टन्स में मेजर करते हैं उसके वेट को। तो हम अलग अलग जगह पे अलग अलग यूनिट को मेजर को रिप्रेजेंट करते हैं ताकि क्या हो, उसको रिप्रेजेंट करना आसान हो जाए, ठीक है। मेरा सिंपल एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या आपसे है, जैसे मान ले कि आप अगर 1 kg लिखो या 100,000 ग्राम लिखो या 10⁻³ टन लिखो, ये सबका सब सेम चीज रिप्रेजेंट कर रहा है। अब बताओ इसमें से क्या आपको अच्छा लग रहा है, मतलब ये तीनों का तीनों चीज सेम ही चीज रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। अब क्या बोलना आपके लिए आसान है, चलो टन बोलना आसान है 10⁻³ कि 1 kg बोलना आसान है या 1000 ग्राम बोलना आसान आपको लग रहा है, kg, ठीक है। तो सब्जी मार्केट में आप जाते हो तो कभी आप ऐसा नहीं बोलते हो कि मेरे को 5,000 ग्राम आलू दे दो, आप बोलते हो 5 kg आलू दे दो, ठीक है। क्योंकि क्या होता है ना, हम लोग का जो माइंड हो, जो हम लोग का दिमाग होता है वो इंटीग्रल नंबर्स और 0 से लेके 100 तक का जो नंबर्स होता है उसके लिए बहुत यूज टू हो चुका है, ठीक है। इसको बहुत आसान लगता है नंबर्स, ठीक है। तो हम ऐसा चाहते हैं ना कि मेरा वेट जो भी हम बोले वो इसके इस रेंज में रहे, तो मेरे लिए चीज़ आसान हो जाता है। जैसे मान ले कि हम ज्वेलरी शॉप में चले गए तो हम कभी गोल्ड को कभी ऐसा नहीं बोलेंगे कि मेरे को 1/1000 kg गोल्ड दे दो, ठीक है। तो वहाँ पे 1/1000 kg एक अटपटा लगेगा, वो तो मेरे को सुनने में अच्छा नहीं लगेगा। तो हम लोग यहाँ पे क्या यूज करते हैं, हम बोलेंगे कि 1 ग्राम गोल्ड चाहिए मेरे को, ठीक है। तो यहाँ पे वहाँ पे ज्वेलरी, जब हम ज्वेलरी शॉप जाएंगे तो देखो ये तीनों जो वेट का जो यूनिट है वो सेम चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, बट हम वहाँ पे यूज करते हैं, ग्राम यूज करते हैं, ठीक है। क्योंकि फिर से लॉजिक वही है, लॉजिक ये है कि मेरा जो नंबर्स जो बोलने वाले हैं जिस यूनिट में, वो मेरे 1 से 100 में रहा तो मेरे लिए बेटर होता है। तो हम अलग अलग जगह पे क्या होता है, अलग अलग यूनिट का यूज करते हैं ताकि क्या चीज़ों को हम आसानी से रिप्रेजेंट कर सकें, ठीक है। सिमिलरली क्या होता है, जो यू होता है, यू भी एक वेट का मेजरमेंट का यूनिट होता है जिसको हम एटम्स के लिए यूज करते हैं, ठीक है। तो यू बेसिकली कुछ नहीं है, यू बेसिकली एक एटम का यूनिट होता है, तो उसको आपको समझ में आ जाएगा, ध्यान देना यहाँ पे। जैसे ध्यान दे, अगर हम बात करते हैं कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन का हम बात करते हैं तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है केजी में 9.1 इंटू 10⁻³ kg होता है, ठीक है। प्रोटॉन का जो मास होता है वो होता है 1.67 इंटू 10⁻27 kg होता है, ठीक है। न्यूट्रॉन का जो मास होता है वो भी ऑलमोस्ट क्या होता है, सिमिलर होता है, कितना होता है 1.67 इंटू 10⁻27 kg होता है। ये होता है प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन का मास। अब गौर करना, जो इलेक्ट्रॉन का मास होता है वो प्रोटॉन न्यूट्रॉन के रिस्पेक्ट में बहुत कम होता है। तो मास ऑफ जो इलेक्ट्रॉन होता है वो मास ऑफ प्रोटॉन का 1837 टाइम्स कम होता है उससे। तो हम क्या बोलते हैं कि मास ऑफ जो इलेक्ट्रॉन है वो मास ऑफ प्रोटॉन से बहुत कम होता है, ठीक है। ये मास ऑफ न्यूट्रॉन से काफी कम होता है। तो हम लोग कभी भी एटम में क्या करते हैं, एटम में मैक्सिमम मास का जो कंट्रीब्यूशन आएगा वो आएगा किससे, वो आएगा आपके प्रोटॉन से, न्यूट्रॉन से आता है। तो हम लोग एज्यूम क्या करते हैं कि एटम में इलेक्ट्रॉन का जो कंट्रीब्यूशन है उसके मास में वो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होता है, हम ये मानते हैं, ठीक है। तो कंट्रीब्यूशन मास फ्रॉम इलेक्ट्रॉन को हम लोग क्या मानते हैं, ऑलमोस्ट 0 मान देते हैं। तो हम लोग एज्यूम करते हैं कि एटम का मैक्सिमम मास कंट्रीब्यूट कौन कर रहा है,
तो एटम को जो मैक्सिमम मास कंट्रीब्यूट कर रहा है प्रोटॉन ने न्यूट्रॉन करता है। ठीक है, ये ध्यान देना। अब ध्यान दोगे जो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है उसका वैल्यू कूलम में, अगर याद कूलम में आपको याद होना चाहिए, उसका वैल्यू होता है -1.302 इंटू 10⁻19 कूलम होता है। ये चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। और जो प्रोटॉन का चार्ज होगा जस्ट प्लस होगा, वैल्यू सेम रहेगा, पॉजिटिव में रहेगा, प्लस 1.302 इंटू 10⁻19 कूलम होता है। ठीक, अब ध्यान देना, हम लोग आसान सिंप्लीफाई करने के लिए इसको बोलते हैं अगर 1 यूनिट, तो प्रोटॉन के चार्ज को बोलेंगे हम +1 यूनिट बोलते हैं अगर हम, तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। ठीक, अब ध्यान दे, हम बात करते हैं यू किसको बोलते हैं। तो मेरा फोकस था यू किसको बोलेंगे। तो यू समझो कि यू आता कहाँ से है। ठीक है, तो ध्यान देना, ऐसे देखा गया है कि मोलर मास ऑफ कार्बन एटम 12 ग्राम होता है। मतलब क्या है कि 1 मोल कार्बन एटम का मास 12 ग्राम होता है। ठीक है, 1 मोल कार्बन एटम का मास क्या होता है, 12 ग्राम होगा। ठीक है, तो 1 मोल कार्बन एटम का मास 12 ग्राम होगा, तो एक कार्बन का मास कितना होगा, तो एक कार्बन का मास होता है 12 ग्राम बाई Na, 12 ग्राम बाई Na। तो जो ग्राम बाई Na हुआ ना, इस ग्राम बाई Na को बोला गया यू। तो ग्राम बाई Na को बोला गया यू, यानी क्या होता है, 1 यू का मतलब होता है 1 ग्राम बाई Na। सिंपली बोल दिया गया है Na मतलब, तो Na का मतलब होता है ए नंबर 6.022 इंटू 10⁻23, इस नंबर को बोला गया Na। यानी 1 ग्राम के वैल्यू को अगर 1 मोल से डिवाइड कर दोगे तो होता है 1 यू। इसको सिंपली बोलाता है ग्राम बाई Na। ग्राम बाई Na को हम बोलते हैं यू, इसको बोलते हैं हम लोग यू बोलते हैं हम लोग। ठीक है, तो यू किसको बोलेगा आपको समझ में आ चुका है। तो यू भी क्या है, यू भी एक वेट का स्केल है, जैसा केजी ग्राम होता है। सिमिलरली क्या होगा, यू भी क्या होता है, वेट को मेजर करने का स्केल होता है। जनरली हम अप्लाई कहाँ करते हैं, तो इसको यूज़ करते हैं हम लोग एटम्स में। एटम से मॉलिक्यूल के वेट के लिए हम लोग यू का यूज करते हैं। ठीक है, क्योंकि उस एटम और मॉलिक्यूल का वेट अगर आप केजी में यूज करोगे तो आपको दिख रहा है कि 10 का फैक्टर आएगा। जैसे आपको दिख रहा है ना कि प्रोटॉन का मास कितना होता है, 10⁻27 kg का ऑर्डर में आ रहा है। ठीक है, तो एटम का मास में ये फैक्टर हमेशा आएगा। तो इस फैक्टर को हटाने के लिए हम यू यूज करते हैं, हम स्मॉल यू का यूज करेंगे। ठीक है, तो ध्यान देना, आपके नोट्स में लिखा होगा, आप गौर करना कि एलिमेंट्स का लिस्ट दिया हुआ है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, तो इन सब का लेफ्ट में जेड लिखा हुआ है। जेड मतलब एटॉमिक नंबर लिखा हुआ है। ठीक है, तो लिस्ट कहाँ तक है, ध्यान देना, तो लिस्ट होगा टिल आपको 20 तक तो पता होना चाहिए। 20 के बाद कुछ इंपॉर्टेंट है उसको भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो लिस्ट को यहाँ पे 30 तक खींचा गया है, तो 30 तक आपको एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए। ठीक है, उसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स को पता, कुछ जिसका आपको एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए। जैसे मान लें ब्रोमीन है, सिल्वर है, आयोडीन है, बैरियम है, गोल्ड है, लेड है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक, इसके अलावा क्या करना है, आपको उनका मास नंबर पता करना है। तो अगर सिंगल एटम, ध्यान देना, अगर सिंगल एटम हो तो सिंगल एटम का मास होता है यू में। जैसे बोलेंगे हाइड्रोजन का मास नंबर कितना हो तो बोलोगे 1 यू, बेरिलियम का मास कितना होगा तो बोलोगे 9 यू। तो लिस्ट में दिया हो आपको, तो आपको 30 तक का मास नंबर ही पता होना चाहिए। तो 30 तक आपको एटॉमिक नंबर आपको याद रखना है और इनका मास नंबर को भी आपको याद रखना है। ठीक, कहीं कहीं भी मास नंबर फ्रैक्शन में आता है, ये क्यों आता है फ्रैक्शन में, इस पर हम लोग बाद में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो जैसे मान लो क्लोरीन का मास नंबर होता है 35.5 होता है। ठीक है, निकल का आपको दिख रहा है 58.6 लिखा हुआ है, कॉपर का 63.5 होता है। तो कहीं की मास फ्रैक्शन में इसमें हम लोग बात करेंगे हम लोग। ठीक है,
ध्यान ना, एक सिंगल एटम का मास जो होता है ना वो होता है यू में, ठीक है। अगर हमसे पूछा जाएगा कि मोलर मास किस में लिखते हैं, मोलर मास, तो ध्यान ना, जो यू का मतलब क्या होता है, यू का मतलब होता है जैसे 1 यू का मतलब क्या होगा, तो 1 यू का मतलब होगा 1 ग्राम बाई एन होगा। तो सिंगल एटम का मास होता है यू में। अगर हम बोलेंगे को मोलर मास पता करना है, मोलर मास मतलब 1 मोल का मास, ठीक है। तो एक सिंगल एटम के मास में अगर आप Na से मल्टीप्लाई कर दोगे, Na मतलब 1 मोल से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 1 मोल का मास आ जाएगा। 1 मोल का मास आ जाएगा मतलब क्या होगा, Na कैंसिल हो जाएगा। तो सिंपली हम बोल रहे हैं कि U वाले वैल्यू में अगर ग्राम खाली पुट कर दोगे ना तो हो जाएगा 1 मोल का मास, ठीक है। जैसे मान ले लिथियम का एक पार्टिकल का मास है 7U। 7U का मतलब क्या होगा, 7 ग्राम बाई Na। अब हमको 1 मोल लिथियम का मास पता करना तो हम क्या करेंगे, 1 मोल के लिए इसको Na से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे Na कैंसिल हो जाएगा, तो आपको आंसर क्या होगा, 7 ग्राम हो जाएगा। तो अगर आपको एक एटम का मास लिखना है तो आप लिखोगे यू में, आप लिखोगे यू में। और आप 1 मोल का मास लिखोगे, यानी मोलर मास का मतलब क्या होता है, 1 मोल का मास। 1 मोल का मास हो तो सेम वैल्यू को क्या है, ग्राम लगा देना, सेम वैल्यू का क्या लगा दोगे, ग्राम लगा दोगे, तो सेम आपका मोलर मास मिल जाएगा, ठीक। अब ध्यान देना, एक टर्म होता है GAM। GAM, GM का फुल फॉर्म होता है, GM का फुल फॉर्म होता है ग्राम एटॉमिक मास, ठीक है। तो एटम का मोलर मास, एटम्स का मोलर मास को बोला गया GM, ग्राम एटॉमिक मास। ग्राम एटॉमिक मास का मतलब है एटम का मास इन ग्राम। ग्राम एटॉमिक मास का मतलब होगा एटम का मास इन ग्राम। और एटम का मास ग्राम में कब निकलता है, जब आप मोल का निकालते हो, जब 1 मोल का निकालते हो। इसलिए एटम्स के मोलर मास को शॉर्ट में लिखते हैं हम लोग GM। GM का मतलब होता है एटम का मास इन ग्राम, यानी मोलर मास ऑफ एटम, ध्यान रखना। और कभी कभी एक वर्ड लिखा रहेगा ग्राम एटम, तो ग्राम एटम लिखा रहेगा तो मतलब आपसे पूछा जा रहा है मोल ऑफ एटम। तो कभी कभी कुछ टर्म्स को पता होना चाहिए कि ग्राम एटम का मतलब क्या होता है। तो ग्राम एटम का मतलब होता है मोल ऑफ एटम, क्या होगा, मोल ऑफ एटम, ठीक है। और ग्राम एटॉमिक मास का मतलब क्या होता है, तो मोलर मास ऑफ एटम, मोलर मास ऑफ एटम, ये पता होना चाहिए आपको, ठीक है। तो आप लोग का होमवर्क ये रहेगा कि आप लोग 30 तक का इस पेज में जो भी लिस्ट दिया हुआ है, एलिमेंट्स का लिस्ट दिया हुआ है, उसका एटॉमिक नंबर और मास नंबर आपको याद होना चाहिए। जब भी हम बोलेंगे सिंगल एटम का मास तो आप यू में बताओगे, आप यू में रिपोर्ट करोगे आंसर को। जब भी हम बोलेंगे कि मेरे को ग्राम में पता करना है, यानी मोलर मास बताना है, तो सेम वैल्यू को क्या क्या आप यू को हटा के आप ग्राम लगा देना, आप ग्राम लगा देना, ठीक है।